यूपी उपचुनाव में सभी दलों ने अपनी ताकत पूरी झोंकी थी, लेकिन आज शाम को परिणाम आने वाले हैं और नतीजे शाम को आएंगे, लेकिन रुझान अभी से आना शुरू हो चुका है। आइए लोगों से जानते हैं क्या कुछ होने वाला है और कहाँ भाजपा की तरफ से कमी रही। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। आकाश कुमार राय। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है, अभी रिसर्च की तैयारी चल रही है। मैनपुरी उपचुनाव के बारे में कुछ पता है आपको? जी, डिम्पल यादव इस समय आगे चल रही हैं। सुबह का जो मैंने देखा था उस समय वो बीजेपी से जो उनके उम्मीदवार हैं उससे 5000 वोट आगे चल रही थी। और इस समय अभी बहुत आगे चल रही, 1 लाख वोट से वो काफ़ी आगे चल रही हैं और बीजेपी हर पार्टी जहाँ से देखा जाए तमाम जगह से वो पीछे ही चल रही। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? कमी कुछ नहीं रह गई। हर आदमी अपने गढ़ का राजा होता है और इस समय जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो सपा का गढ़ है, तो उसमें अगर मैं अपने गढ़ में चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं मजबूत रहूँगा। और ऊपर से मुलायम सिंह जी का निधन जो हुआ है, नेताजी का निधन, वो एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से जनता का और सारे समाज का जो सपोर्ट है वो सपा को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार कहती आ रही थी कि इस बार मैनपुरी में भी कमल खिलेगा। जी, कहती तो बीजेपी हर जगह है, चुनाव बीजेपी लड़ती भी उसी तरीके से, जैसा कि आपने देखा कि एमसीडी और जो अभी चल हर जगह के रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सिंपैथी के वोट हैं। और जो नेताजी सैफई पहले ये बीजेपी कहती थी कि नाच कराते हैं वहाँ पे, तो सैफई को नेताजी ने बनाया है जहाँ तक मुझे लगता है। और जो साक्य थे जो आपके वो साक्य लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके बता रहे थे कि हम उनके शिष्य हैं। तो आप देखिए ना कहीं से कि बैकग्राउंड उनका पूरा परिवार लगा हुआ है, जो व्यक्ति वहीं से सांसद है, एमपी है, सारे लोग वहीं विधायक, जमीनी स्तर ब्लॉक प्रमुख से लेकर के पूरी ऊपर तक उनकी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का होल्ड है वहाँ पे। बीजेपी को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था, भले बीजेपी उड़ के करे काम, लेकिन वहाँ से मुझे नहीं लगता कि ये लोग जीत पाएंगे। और शाम तक आप रिजल्ट को देखेंगे तो डिम्पल यादव जो भी खतौली का है, रामपुर का है, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं वो हर जगह पर सपा जीतेगी। और बीजेपी ये कुछ ऐसे हैं जैसे अब मुद्दे हैं वहाँ पे, बीजेपी हर जगह, देखिए युवाओं को रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, हर जगह है। आप जहाँ खड़े होकर हमसे अभी सवाल पूछ रही हैं, कहीं ना कहीं 8 साल हो गए, ये 2G में चल गई सरकार चल रही है। भी बताइए किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, छात्र कहीं ना कहीं, और ये जो नए युवक सब हर जगह से ये दिक्कतें हैं यंग को। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, जाहिर सी बात, जो बार बार उनसे भी देखिए उठा के कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है। बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो धीरे धीरे आप कब तक मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है हर जगह पे। और आप जो पूछना चाह रही हैं कि वहाँ से क्यों कहाँ कमी रह गई है इन लोगों की, तो कमी तो कहीं नहीं रह गई। एक सिंपैथी, सबसे बड़ी बात ये थी कि आप खुद गए थे, आपने तो पहले ही उनको हाईलाइट कर दिया कि नेताजी ऐसे हैं, नेताजी के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो फिर उनके लिए आप उनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कैसे आप जीत सकते हैं साइकोलॉजिकल रूप से? तो आपने आपके सारे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कितनी चीज़ें करी, हर जगह आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि नेताजी ने ये किया, नेताजी ने वो किया। तब ना किसी को राम मंदिर का आया, नहीं तो पहले मुलायम सिंह वही थे तो गोली चलवा दिए, ऐसा बीजेपी चिल्लाती थी। और जब मर गए तो मुलायम सिंह बहुत अच्छे थे। तो आपने कहीं ना कहीं नेताजी को तो बहुत ऊपर खुद ही उठा दिया है, तो कहाँ आप जीतने के लिए चक्कर में पड़े हो? कभी नहीं जीत सकते वहाँ से। तो आपके कहने का मतलब है इस बार बीजेपी नहीं आ रही, बीजेपी का जो आत्मविश्वास है वो हार रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस अब हो रही है बीजेपी। हमें जैसा लगता है कि मोदी जी के चेहरे पे आप, हाँ एक समय था कि हम कहीं पे अपने आप को एक लहर एक निकल गया, देखते इस तरीके की चीज़ों को आप अगर आप देखें कहीं ना कहीं, अगर बहुत बारीकी से अगर चुनाव को देखें तो युवाओं के अंदर, देखिए हम ये कह सकते हैं कि हम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र से हमको भोजन नहीं मिल सकता। कहीं कहीं लॉजिक लगाइए इस चीज़ को, क्या फ्री में हर चीज़ वहाँ पे आके सफाई में आप आओ तो लॉन्च कर दो एक दिन में। अब ये जो रघुकुल साक्य जी हैं, कहीं ना कहीं आप पहले सपा में थे फिर बीजेपी में आए, अब बीजेपी से टिकट मिला तो अब चुनाव लड़ रहे हो, तो पहले शिवपाल जी अगर नहीं गए होते तो चुनाव का कुछ माहौल दूसरा होता। ये सच है कि शिवपाल जी के आने से अगर सपा ऐसे ही चाहती है कि 24 और 27 में अपना रिवर्स करे तो शिवपाल जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जातिगढ़ समीकरण की अगर बात की जाए तो ये बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा दाव था रघुराज शाक्य को वहाँ से खड़ा करना, क्योंकि शिवपाल के वो शिष्य माने जाते हैं। तो क्या लगता है इसके बावजूद भी इस चीज़ में बीजेपी का पीछे रहना, कहाँ कमी पाई जा रही है, क्या कुछ गलत हुआ? ये तो तब था ना, बीजेपी ने अपना कार्ड तब खेला था जब शिवपाल सिंह ने अपना कार्ड नहीं खेला था कि मुझे किस तरफ जाना था, इसलिए साक्य को वोट दिया गया। वो तो उनके ही थे कि अगर कहीं पे अखिलेश यादव ने इस चीज़ को नहीं समझते, अगर फिर भी वही अपने युगों में रहे होते तो काश अभी जो रिजल्ट आप देख रहे हो नहीं होता। साक्य को फिर शिवपाल जी लड़ाते अंदर से। अभी आप देख सकती हैं बीजेपी ने अभी तक रिवर फ्रंट में शिवपाल सिंह दोषी नहीं थे,
अभी तक जो आप कार्यालय दे रखे हैं, क्या अभी तक वो कार्यालय नियमित चल रहा था? अभी चुनाव के समय ही कैसे, अभी तक सुरक्षा में जब कोई नहीं था तब उनको जानलेवा खिताब आपने जेड प्लस सिक्योरिटी दे रखी थी। जैसे उन्होंने अपने परिवार में एकता है, आपने उनकी सिक्योरिटी टाली, एक तरफ रिवर फ्रंट का आपने वो डाल दिया, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि जो आप कार्यालय जो बना रखे वो भी दिया किसने है? गवर्नमेंट में किस में मिला? इन्हीं के गवर्नमेंट ने कार्यालय बनाया गया, तब वो सही था, पूरे वेरीफाई था। आप ये कहीं ना कहीं ये तुष्टिकरण की जो राजनीति है किसी भी पार्टी का हो, चाहे सपा हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कोई भी हो, जो लोग देखिए मायावती जी का कोई आता है डिबेट, क्योंकि उनको अपना 5 साल का, क्योंकि जो बीजेपी है ना, ये कहीं ना कहीं डरा करके, जैसे दिल्ली में उठा के देख लीजिए, जब देखा कि बीजेपी नहीं जीत सकते हैं तो एमसीडी थी वो बना दिया, और वहाँ से भी इनका मामला चला गया, बता रहे मेयर मैं बना दूंगा। तो वहाँ का केजरीवाल भी तो उनसे बड़े ड्रामेबाज हैं, सच पूछिए तो मैं वहाँ का जो देख रहा हूँ माहौल जो हम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि जो इनसे पहले ही चीज़ें वो भाप लेता है, जो आप कहने वाले हो पहले ही कहना कि मैं इन लोगों के पास वो फुटवेज भी आ जाते हैं, इससे पहले क्यों नहीं आते, चुनाव में ही क्यों आते हैं? ये पहले आने चाहिए सब, जो भी लोग को सामने आए। अब पहली बात बीजेपी को इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार, और ये जो छात्र राजनीति जो नर्सरी है जो उन लोगों ने जो दबा के रखी हुई है, जो आप जहाँ पूछ रहे हो खड़े होकर के, जहाँ पे अंदर जो यहाँ के खुद यहाँ से जो बैठे डिप्टी सीएम थे, चाहे वो सपा में बैठे, सब बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, सब दिया है विश्वविद्यालयों ने, सारे हर विश्वविद्यालय का चुनाव ब्लॉक कर रखा है। किस बात की क्या गुनाह किया छात्रों ने? ये साला डेली विश्वविद्यालय के अंदर नई नई चीज़ें हो जाती हैं। अभी आप देख लो इनका उठा करके विश्वविद्यालय के केस में पाठक जी का क्या हो रहा है उस पे। तो कहीं ना कहीं युवा भी नाराज है बीजेपी से, लेकिन एक बार देखा जाए कि बीजेपी और सपा में टक्कर जो थी वो कांटे की थी। अगर बात की जाए, क्या लगता है कि जो सपा है उसने जो नेताजी का था उनका पारिवारिक एकता जो एक हुआ उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाया? बिल्कुल उठाया। ये तो राजनीति है, इसी को तो राजनीति कहते हैं कि अगर वहाँ पे जब तक उन्होंने कहीं उनका आप उठा के देखिए, अगर तो जब डिम्पल यादव जी को बनाया गया कैंडिडेट बनाया, उससे पहले नाम किसका चल रहा था वहाँ पे? आप ही बताइए। नेताजी से पहले नहीं, उनका जो शिवपाल जी का भी नहीं, आप नहीं, फिर आप नहीं मैं जो कहना चाहता हूँ आप साथ उस पर ये मेरे कहने का अर्थ है कि नेताजी के बलबूते पे उनका वहाँ पे सिक्का चलता था, वो गढ़ ही सपा का माना जाता था मुलायम सिंह यादव का। अब उस पर कहीं ना कहीं जो इमोशनल दाव खेला जाता है, उस पर डिम्पल यादव को उठाना, ये जो उसके बाद शिवपाल और अखिलेश का एक हो जाना, ये जो मैंने बात कही, उस पर क्या लगता है कहीं ना कहीं पारिवारिक एकता का एक होना? यही चीज़ है जो एक होना, ये बहुत बड़ा ये जातिवाद, जैसे यादव फैक्टर अगर आप देखते हैं तो शिवपाल जी का बैकग्राउंड पे नीचे जमीनी स्तर पे समाजवादी पार्टी भले ही अपने पार्टी के नेताजी के बाद उनका बहुत बड़ा ग्राउंड लेवल पे उनके समर्थक हैं जो कार्यकर्ता हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं नुकसान पिछले चुनाव में झेल चुके थे। और इसमें भी आप देखो, अगर मंथन शुरू ना किया तो शिवपाल यादव जी को नहीं जुड़ाते, उनको लग गया कि हम हार जाएंगे अगर इनके बिना, क्योंकि साक्य का 3 लाख वोट है और अदर भी कास्ट के वोट वहाँ पे हैं। तो अगर इंटरनली अगर चुनाव का जो बैठक होती है, अगर इंटरनली लड़ाते शिवपाल यादव, अगर ये समर्थन नहीं करते अपने परिवार को, तो नहीं जीत पाती, क्योंकि नेताजी के बाद उनका नाम आता है कहीं ना कहीं। भले आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं पार्टी की नींव रखने में शिवपाल यादव डर के मारे लोग नहीं, अगर आप खड़ा कर दो, अगर एक पार्टी नहीं तो शिवपाल यादव को पैर छुए, अखिलेश जी के पैर छुए, वहीं पर ये तो इनका आदमी है। तो कहीं ना कहीं उन लोग शिवपाल यादव जी का आना पार्टी के लिए इनके लिए बहुत लाभ था, और इसी की वजह से जो ये जीत हो रही है, जो आप लाखों की बात करें, हमको लगता है 3 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगी, शाम तक आने दीजिए रिजल्ट, तो वो शिवपाल जी का आना पार्टी के लिए इनके लिए बहुत ही है, और बीजेपी के लिए बहुत नुकसान करेंगे अगर होता है तो। क्या लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से सपा हर जगह से जीत रही है वो भी मुझे लग रहा है तगड़े वोटों से, क्या लगता है आने वाले समय में भाजपा के लिए कितनी चुनौती रहेगी? जी बिल्कुल ज़रूरी है। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को बार बार मौका दिया जा रहा है और वो अपने कार्य को या जो उनने वादे किए हैं समाज से, छात्रों से, युवाओं से, आज हम इंडिया को सबसे ज़्यादा यूथ नेशन कहते हैं, अगर यूथ ही तबाह है तो आप उस देश की प्रगति कैसे सोच सकते हैं? आपने सारे लगभग सब मुख्य जो सरकारी आपके विभाग है उनका आप प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं, और आप रूट लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ मुद्दे कागज़ों में दिखा रहे हैं और कागज़ों में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसका समाज पे अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमेशा परिवर्तन ज़रूरी है, और परिवर्तन तभी कारगर होगा जब किसी और को मौका दिया जाएगा, और जो राजा बना है उसको नीचे उतारा जाएगा, उसको वास्तविक दुनिया का अगर परिचय नहीं दिया जाएगा। अगर मुझे ये पता है कि मैं ही बार बार राजा बनूंगा या मेरे पास ही ताकत रहेगी, तो मैं मनमाना
काम करूँगा, लेकिन जब मुझे परिवर्तन देखने को मिलेगा या मुझे हटाया जाएगा तो मैं कार्य करके उस चीज़ को पाने की कोशिश करूँगा कि मैं काम करूँगा तो ही मैं सत्ता में रहूँगा। अगर काम मैं नहीं करूँगा, अगर मैं देश को प्रगति की तरफ नहीं ले जाऊँगा बल्कि उसको उल्टी दिशा में अगर मैं अग्रसर करूँगा तो मैं हमेशा हटने का जब डर रहेगा, हटने का भय रहेगा, फेलियर अगर नहीं हो तो सक्सेस का मज़ा भी नहीं है और सक्सेस बिना मेहनत के नहीं मिलती, उसके लिए आपको स्ट्रगल और वर्क करना ही पड़ेगा। मैनपुरी में, खतौली में, रामपुर में उपचुनाव चल रहे हैं जहाँ पे तीनों सीटों पे जो सपा है वो आगे चल रही है और बीजेपी जो पीछे चल रही है। क्या लगता है कौन जीत रहा है? आखिर बीजेपी की तरफ से कहाँ कमी पाई जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी में चुनाव चल रहा है उसको लेकर के उसमें तो समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरह से शिक्षा और बेरोजगारी पर सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, उसको लेकर के जिस तरह से समाजवादी पार्टी कुछ बदलाव का काम करने के लिए जिस तरह से डिम्पल जी को चुनाव में आगे लाए हैं और वोट से वो जीत आगे चल रही हैं कई लाख वोटों से, तो इससे पता चलता है कि प्रदेश में बड़ा बदलाव आने वाला है और मैनपुरी से उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या भाजपा को आगे आने वाले समय में चुनाव जो आने वाले उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा बोल रही थी हर जगह कमल खिलने वाले हैं यूपी में। देखिए, कमल खिलने की बात नहीं, बात है आज के समय में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर कौन बात करेगा, उसको लेकर के युवाओं को रोजगार कौन देगा, इस पर है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही लेकिन उतने सही ढंग से नहीं कर पा रही है, इसलिए प्रदेश में एक बार बड़ा बदलाव हमें लगता है कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो 27 तक एक बदलाव जरूर होगा। नेताजी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी, वहाँ पे अरे आइए बताइए, तो नेताजी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी और वहाँ से डिम्पल यादव को खड़ा करना क्या लगता है? और उसके बाद शिवपाल और अखिलेश का एक साथ हो जाना क्या लगता है? ये जो एकता है ये बड़ी वजह मिली। देखिए, मैनपुरी की सीट देखी जाए तो एक तरह से वो परिवारवाद की श्रेणी में आती है। वहाँ से हमेशा आदरणीय मुलायम सिंह जी जीतते आए हैं और उन्होंने वहाँ पे काम किया। उनको ऐसे नहीं धरती पुत्र कहा जाता है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाके काम किया है। तो और अगर हम देखा जाए तो यूपी में विकास से ज़्यादा जातिगत राजनीति चलती है। ये हम कह सकते हैं कि हम उसको नकार नहीं सकते, मगर भले ही हम उसको डिस्गाइज रूप में माने। तो देखा जाए तो ये तो जाहिर सी बात है कि डिम्पल जी इसमें आगे ही बढ़ेंगी और उनकी जीत भी हो सकती है। बीच में ये था कि भाजपा एक हो नहीं सकती, भाजपा बीच में ला रही थी कि परिवार को तोड़ सके या फिर, क्योंकि यही एक तरीका दिख रहा था कि वहाँ पे ये अपनी सरकार लाए। मगर देखते हैं, एट लास्ट डेमोक्रेसी है, जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। लेकिन भाजपा लगातार कह रही थी कि मैनपुरी और तीनों सीटों पे हो सकता है कि कमल ही खिलेगा। क्या लगता है उनका जो आत्मविश्वास है ये टूट चुका है? मैम, बोलने और करने में फर्क होता है। जिन्होंने किया वो पता चल जाएगा किसने किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। रुझानों पे हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि जीत कौन रहा है, वो तो जो होगा वो सामने आएगा ही। मगर ये नहीं नकारा जा सकता कि भाजपा धीरे धीरे जो गढ़ हैं अलग अलग पार्टीज के, चाहे वो रायबरेली हो जाए कांग्रेस का गढ़, चाहे वो आजमगढ़ हो जाए सपा का गढ़, वो धीरे धीरे कब्जा करती जा रही है। इसको नकारा नहीं जा सकता, ये एक फैक्ट बन रहा है। तो इसी कॉन्फिडेंस में हम कह सकते हैं कि क्या पता वो बोल रहे हो कि हाँ हम यहाँ पे भी जीतेंगे। एट लास्ट जीतता और हार की ये तो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आ जाएंगे। अभी तो रुझानों के मुकाबले और अलग अलग सर्वेस के मुकाबले हम लोग ये कह सकते हैं कि सपा आगे चल रही है। भाजपा ने बहुत ही बड़ा जातिगत समीकरण दांव खेला था, जिसमें उन्होंने रघुराज सिंह शाक्य को वहां से खड़ा किया क्योंकि वो शिवपाल के शिष्य माने जाते हैं और शिवपाल अखिलेश से एक हो गए। लेकिन क्या लगता है इन सब के बावजूद भी उनका पीछे रहना? देखिए, बात ये है कि वहाँ पे अभी भाजपा किसी को भी खड़ा कर दे, चेहरा वहाँ पे डिम्पल जी का है और एक परिवार का है, तो उसके आगे हमको नहीं लगता कि कोई शिष्य खड़ा हो पाएगा, कि एट लास्ट वो हैं शिष्य उन्हीं के। तो अगर शिवपाल जी अलग हुए होते और या फिर उनकी दूसरी बहू भाजपा से लड़ी होती तो फिर मामला बदल सकता था, मगर अभी ऐसा नहीं हुआ है तो मामला मुश्किल तो है। भाजपा गुरु गुरु होता है, चेला चेला। कहा जाता है कि जब भी सपा की सरकार आती है तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार बढ़ जाए। क्या सपा के ऊपर ये जिम्मेदारी अपनी ये छवि मिटाने का? देखिए, एक सीट से सरकार तो अभी डिसाइड नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार तो अभी भाजपा की चल रही है और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अभी बहुमत है। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि हम भ्रष्टाचार फ्री हैं या फिर हम करप्शन फ्री हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार होता है तो अलग अलग लेवल पे होता है। वो ब्यूरोक्रेसी में आता है तब जाके वो राजनीति में आता है। मेरा तो यही मानना है, लोग कहते हैं कि नेता भ्रष्टाचारी होता है, मगर नेता तभी भ्रष्टाचारी होता है जब ब्यूरोक्रेसी उनको अलाउ करती है। और जिस हिसाब से देखा जाए, जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी वो पुरानी सरकारों ने की थी और उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। क्या लगता है आखिरी आप लोग क्या कहना चाहते हैं सरकार से, कि युवाओं की क्या कुछ मांग है? जी, सरकार से युवाओं की आप लोगों की क्या कुछ मांगे, चाहे कोई भी सरकार बने? वो रोजगार दें, अच्छी शिक्षा दें और प्रदेश में गुंडागर्दी ये सब कम करे और युवाओं को सुरक्षा को लेकर के, उनके रोजगार के लेकर के
कार्य करे, यही सब प्रदेश से है। महिलाओं पर ध्यान दें, बीजेपी तो लगातार कह रही है कि महिला सशक्तिकरण को, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार अपने कार्यरत काम कर रही है। हम वो देखने के लायक है, बस वो कहने लायक है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो उस पर हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। बात अलग है कि सर्वेज में ये आ चुका है कि यूपी एक तरह से धीरे धीरे विमेन सेफ्टी में ऊपर आता जा रहा है। केरला जैसे स्टेट्स जब वहाँ पे प्रॉपर सर्वे हुआ तो केरला भी नीचे आ गया, यूपी ऊपर आ रहा है। तो ये 100% नकारा नहीं जा सकता कि कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी सरकार होती है तो वो अपना कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखा, मतलब कुछ ना कुछ अपने जो काम दिखाने के लिए एक कुछ ना कुछ स्टंट मार्क्स होते हैं। तो विमेन सेफ्टी अभी इस टाइम में एक स्टंट मार्क है, उसको नकारा नहीं जा सकता। एंड बीइंग अ यूथ हमारा यही उम्मीद रहेगी कि जो भी जीते एटलीस्ट वो अपॉर्चुनिटीज़ लाए। बाकी तो हम लोग रही एम्प्लॉयमेंट की बात, तो स्फूर्ति, एमएसएमई, बहुत सारे एफपीओज चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिससे हम सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें अब सिर्फ एम्प्लॉय बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें एम्प्लॉयर बनाया जा रहा है। तो दैट्स अ गुड थिंग एंड हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे चल के भी यही हो। लेकिन बीजेपी का यहाँ मैनपुरी में, खतौली में और रामपुर में लगातार हारना, क्या लगता है उनका खुद का जो आत्मविश्वास है वो हार रहा है? देखिए, सरकार तो उनकी ही है, 3 सीट बहुमत में बदलाव नहीं ला सकते। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो वो भी ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है और हम उनको सागर बनते हैं। जी ठीक ना? जी तो ऐसा ना बोलिए कि बहुमत में फर्क नहीं आएगा। नहीं, बहुमत में फर्क नहीं आएगा, मगर आप 10 रुपए भी ले रहे हैं ना, आपकी 10 रुपए की सामान पे मैं 1 रुपया भी खत्म कर दूं तो आप वो 10 वाली सामान नहीं ले पाएंगे। समझ गए ना? वही बात है, तो वही बात है, एक वोट और एक इंसान, एक सीट मायने रखती है, और ये सीट की बात है। कहीं ना कहीं एक सीट वाकई में, क्योंकि इंसानों का नजरिया बदला। अभी तक जो भाजपा थी वो प्रबल तरीके से बोली थी कमल खिलेगा। भाई साहब ने कहा एक सीट, वो दरअसल मैं बता दूं वो एक सीट नहीं है। मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत 5 सीट है, 5 सीट है, और ये दोनों मिला के 7 सीट, और आज के डेट में 7 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो जब कहीं उपचुनाव होता है, आप उपचुनाव उड़ीसा में हो रहा है, वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल जीत रही है। बिहार में बिहार की जो जदयू लड़ रही वो जीत रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसका सीधा मतलब है कि जो लोगों की अपेक्षाएं थी उस पर भाजपा सरकार खरा नहीं उतरी है, और ये एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा रही है। कहीं ना कहीं मैनपुरी जो था वो कांटे की टक्कर में थी बीजेपी और सपा के, और बीजेपी हार रही है। एक्चुअली आप लोग गलत ये सर्वे किए थे कि कांटे, कहीं समाजवादी पार्टी के बरक्स भाजपा कहीं मुकाबले में थी ही नहीं, शुरू से ही नहीं। बस गढ़ माना जाता था नेताजी का, सीट खाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो था एक प्रसंग था कि हाँ उन्हें भी मिला, बीजेपी को भी, कि एक अवसर मिला, अब वो वहाँ से भी अपनी वो जो गढ़ है वो भी बना सकते हैं। तो उस मौके पे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि नेताजी वहाँ हर घर से पीढ़ियों से नेताजी का वहाँ से लगाव था, और उस लगाव को जनता ने श्रद्धांजलि में बदला है, और ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव था। अच्छा तो ये होता कि उस दौर में 60 के दशक के राजनीति में बस गिने चुने चेहरे बचे हैं भारतीय राजनीति में, जिसमें नेताजी का एक नाम था। और अच्छा लोकतंत्र के लिए ये था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ती और वहाँ उनको मौका देती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि तो खूब दिया, लेकिन चुनाव लड़े और उनका परिणाम। नेताजी के काम अलग थे, और नेताजी की पुत्रवधू है अपर्णा यादव, उनके काम को देखे बिना इस तरीके से कहना कि हाँ उनको श्रद्धांजलि देना, तो काम देखा जाए। नेता डिम्पल जी का सिर्फ नेताजी का पुत्रवधू होना उनकी पहचान नहीं, उससे पहले वो कन्नौज की सांसद रह चुकी हैं, और आप कन्नौज जाएंगी तो चाहे वो इत्र फैक्ट्री हो, आलू के गोदाम हो, जितना काम हो सकता था कन्नौज में वो डिम्पल ने करके दिखाया, डिम्पल जी ने। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि वो सिर्फ उनकी पहचान सिर्फ उनकी, वो जरूर पुत्रवधू हैं, उसका लाभ मिला ये नो डाउट, लेकिन उनकी अपनी भी पहचान है। वुमेन के लिए आप अभी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी, तो डिम्पल जी जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उस सरकार में महिलाओं के लिए हमेशा आगे रहती थी, महिलाओं के मुद्दे पे आगे रहती थी, तो उनकी अपनी भी पहचान है। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं बीजेपी के लिए वो कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, इस चुनावों से आगे का परिणाम बता देना लोगों की सोच बदल रही है। जी, जल्दीबाजी होगी, लेकिन सही बात तो ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये लोगों के मुद्दे हैं, और जाहिर सी बात है पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम बात करें तो ये आप भी महसूस करती होंगी कि महंगाई बढ़ी है, लोगों में रोजगार कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन परिणामों से हम आगे का नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी अगर अपनी रणनीतियों में बदलाव करती, जातिगत समीकरण साधती और ज़मीन पर काम करती, तो निश्चित रूप से परिणाम और बेहतर होंगे।
धन्यवाद। तो यहाँ हमने लोगों से बात की और लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं हर इंसान का जो एक मेन मुद्दा होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होता है, और बीजेपी इन तमाम चीज़ों पे खरी नहीं उतरी। उसने वादे किए और कहीं ना कहीं जो युवा हैं, लोग हैं, वो नाराज हैं। यही कारण है बीजेपी से लोगों की नाराजगी, और आज यहाँ पे उपचुनाव में वो देखने को मिल रहा है कि लगातार सपा तीनों सीटों पर आगे चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।